नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मेल पैटर्न बैडनेस यानी पुरुषों में होने वाले गंजेपन के बारे में। एक्चुअली गंजेपन की समस्या को हम अमूमन बुढ़ापे से जोड़ते हैं, एजिंग के साइन से जोड़ते हैं। इसलिए जिन लोगों में जल्दी ये गंजेपन की समस्या आनी शुरू हो जाती है उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। वो लोग, उनकी लाइफ जो है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इसके कारण अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इस समस्या के बारे में चर्चा करना और इसके बारे में इस समस्या को डिले करने की कोशिश करना आवश्यक है। देखिए, गंजापन जो है वो फैमिलियल होता है। मतलब अगर आपके परिवार में आपकी मम्मी की तरफ या पापा की तरफ ये वाला जीन है, अगर आपकी फैमिली में गंजेपन का जीन ट्रैवल कर रहा है तो आपके अंदर ये समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए जब आप पैदा होते हैं तब ये चीज़ तय हो जाती है कि आप गंजे होंगे आगे जाके लेटर स्टेजेस में या नहीं होंगे। तो इस समस्या में होता क्या है कि जब आप प्यूबर्टी की एज को हिट करते हैं, जब आपके हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं शरीर में, उस समय पे आपके बालों में गंजापन आना शुरू हो जाता है। वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और हम इसे मेल पैटर्न बैडनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न में आती है। मतलब जैसे प्यूबर्टी हिट करता है कोई भी लड़का, उसके बाद ये वाले हिस्से के बाल, दोनों तरफ के टेम्पोरल एरिया के बाल धीरे धीरे पीछे की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। शुरू के एजेस में ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे करके ये फास्ट होती जाती है। फिर ग्रेजुअली जो आगे वाली है, जो लाइन है आपकी, जो हेयर लाइन होती है नॉर्मल, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ रिसीट होनी शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली ये जो वर्टेक्स एरिया है, यहाँ के बाल भी जाने शुरू हो जाते हैं। और फाइनली ये जो पूरा हिस्सा है, यहाँ के बाल कम हो जाते हैं। तो ना सिर्फ ये तय होता है कि आपके शरीर में गंजेपन की दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, प्लस ये भी तय होता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी होगी। ये भी आपके जेनेटिक्स के हिसाब से डिसाइड होता है। कुछ लोगों में काफ़ी हद तक इस हिस्से के बाल पूरे चले जाते हैं, कुछ लोगों में बीच के हिस्से में बाल रह जाते हैं। तो ये सब भी आपकी हेरिडिटी के हिसाब से तय होता है। एक्चुअली जब आप में गंजेपन का जीन है अगर, तो उस सिचुएशन में आपके बालों की जड़ों में एक DHT रिसेप्टर होता है। और वो DHT रिसेप्टर जैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी आती है, उस टाइम पे ट्रिगर हो जाता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके आपके बालों को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, इस हिस्से के बालों को। और उसके कारण आपके बाल जो हैं वो धीरे धीरे करके छोटे होने शुरू हो जाते हैं, पतले होने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बालों में जो हेयर की साइकिल होती है उसमें दो तरह की फेजेस होती हैं। पहली फेज़ एनाजन की फेज़, जिसमें आपके बाल ग्रो करते हैं, जिसमें आपके बाल बढ़ते हैं, मोटे होते हैं, उनमें रंग बनता है, उसे हम एनाजन फेज़ कहते हैं। ये बहुत लंबी फेज़ होती है जो करीब 2 से 8 साल तक लास्ट करती है। और दूसरी फेज़ होती है टीलोजन फेज़, जिसमें आपके बाल जड़ को छोड़ते हैं और गिरते हैं। जो टीलोजन फेज़ होती है वो बहुत छोटी होती है, करीब 3 महीने के आसपास की होती है। तो कभी भी किसी एक समय में किसी नॉर्मल व्यक्ति में जो सिर के बाल होते हैं उनमें 12 बाल अगर एनाजन में होते हैं तो सिर्फ एक बाल जो है वो टीलोजन में होता है। ये नॉर्मल रेशियो होता है। लेकिन अगर आप में ये समस्या है, मेल पैटर्न बैडनेस की समस्या है अगर आप में, तो धीरे धीरे करके आपके बाल जो हैं वो एनाजन फेज़ से टीलोजन फेज़ में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। और एक टाइम पे आपके सिर में इतना ज़्यादा चेंजेस आ चुके होते हैं कि जब एक बाल आपका टीलोजन फेज़ में होता है तो सिर्फ 5 बाल जो हैं वो एनाजन फेज़ में होते हैं। और क्योंकि आपके एनाजन फेज़ बहुत छोटी होती जाती है तो बालों को बढ़ने का समय नहीं मिलता, मोटे होने का समय नहीं मिलता, ज़्यादा रंग उनमें बनने का समय नहीं मिलता। इसलिए धीरे धीरे करके आपके बाल छोटे होते जाते हैं, साइज़ में पतले होते जाते हैं और रंग भी उनका हल्का होता जाता है। और यहाँ तक कि एक फॉलिकल में से अगर 4 से 5 बाल निकलते हैं तो वहाँ 1 से 2 बाल ही रह जाते हैं एक फॉलिकल में। हम इस प्रोसेस को मिनिएचराइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। और धीरे धीरे मिनिएचराइजेशन होते होते आपके इस हिस्से के सारे बाल जो हैं वो मोटे बालों की बजाय पतले रोओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम गंजेपन की समस्या कहते हैं। अब हेरिडिटी के अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसमें ऐड करती हैं? देखिए, जीन है, आपको उस समस्या के लिए जेनेटिकली आप एक्सपोज्ड हैं, वो सही है। लेकिन उसके अलावा कुछ और चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी इस प्रोसेस को बढ़ाने में मदद करती हैं। मतलब वो जीन है, पर अगर वो चीज़ें नहीं होती तो शायद वो उतना फास्ट ग्रो नहीं करता, शायद वो उतना जल्दी नहीं आता। वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? पहली चीज़ स्मोकिंग, दूसरा अल्कोहल, ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ होती है थायराइड की समस्या। अगर आप में हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या है तो भी आप में ये प्रोसेस जो है ये फास्ट हो सकती है या जल्दी आ सकती है।
फिर चौथी चीज़ होती है कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी, जैसे कि विटामिन बी, जैसे कि जिंक, सेलेनियम, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी डिफिशियंसी। इसके अलावा आयरन की डिफिशियंसी, अगर ये भी है तो भी ये जल्दी इस प्रोसेस को ट्रिगर करने में मदद करते हैं। तो ये कारणों के चलते आपकी प्रोसेस फास्ट हो सकती है, आपकी प्रोसेस जल्दी आ सकती है। अब अगर आपको ये समस्या है तो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप उस जीन के साथ पैदा हुए हैं तो मैं उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती आपके शरीर में, वो इलाज करके पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अगर आपके सिर में गंजेपन की समस्या 20s में शुरू हो गई है, लेट 20s में या अर्ली 20s में शुरू हो गई है, या 30s में शुरू हो गई है और इस चीज़ से आपकी वर्क लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो हम इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, हम इस प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली इन DHT रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने में मदद करते हैं। तो जो FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स हैं उनमें सबसे पहला है मिनॉक्सिडिल लोशन। मिनॉक्सिडिल का 5%, 10% और 12.5% लोशन जो होते हैं वो मेल में एडवाइस किए जाते हैं। 5% दिन में 2 बार या 10 या 12.5% दिन में 1 बार। मिनॉक्सिडिल आपके बालों की जड़ों की तरफ ब्लड की सप्लाई को भी बढ़ाता है और इसके अलावा आपके बालों को टीलोजन फेज से वापस एनाजन फेज में पुश करता है। अब उसमें क्या होता है कि शुरू में जो बाल टीलोजन फेज में पड़े हुए हैं, जब वो उनको एनाजन की तरफ पुश करता है तो बहुत सारे टीलोजन वाले बाल एकदम से गिरते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद मिनॉक्सिडिल से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। दिस इज सिंपल ट्रांजिएंट फेज जो 2 से 3 महीने तक हो सकती है, बट इसका मतलब ये है कि आपका मिनॉक्सिडिल काम कर रहा है। मिनॉक्सिडिल का काम करना जो है वो लंबे समय तक आपको यूज़ करना होता है। उसका करीब 3 से 6 महीने में उसका असर दिखाई देना शुरू होता है और उसके बाद आपको लंबे समय तक उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो उसके कारण जो आपके बाल रुके हुए हैं या जो बालों की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, आप वापस से बेस लाइन पर पहुँच जाएंगे करीब 3 महीने में। इसलिए इसका रेगुलर लंबे समय तक इस्तेमाल ज़रूरी है। मिनॉक्सिडिल के साथ आजकल कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारे लोशंस अवेलेबल हैं, जैसे फिनिस्ट्राइड अवेलेबल है, जैसे कि पैक्सेल अवेलेबल हैं। अकेले ये टॉपिकल सोल्यूशंस कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं करते, लेकिन मिनॉक्सिडिल के साथ मिलके ये उसके इफ़ेक्ट में ऐड करते हैं। इसके अलावा फिनिस्ट्राइड 1% की जो टैबलेट्स होती हैं, फिनिस्ट्राइड 1 ग्राम की जो टैबलेट होती हैं 1 mg की, वो टैबलेट्स जो हैं वो हम पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं। वो आपके DHT रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती हैं। फिनिस्ट्राइड के साथ भी वही समस्या है, उसे आप जितने लंबे समय तक लेंगे उतने समय तक उसका असर दिखाई देगा, और अगर आप उसे लेना बंद कर देते हैं तो 3 से 4 महीने में आपके बाल वापस से बेसलाइन में वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। इसलिए फिनिस्ट्राइड को भी बहुत लंबे समय तक लेना होता है। और फिनिस्ट्राइड के कारण अगर आपके शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते भी हैं, जो कि चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वो फिनिस्ट्राइड लेना बंद करने के बाद रिवर्स हो जाते हैं। तो फिनिस्ट्राइड के अलावा जो तीसरी चीज़ है जो आजकल नई आई हुई है, ओरल मिनॉक्सिडिल, उसका भी वही चीज़ है, जब तक आप लेते हैं तब तक उसका इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा जो मैंने पहले कहा था, अगर आपको किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है तो हम साथ में उनके सप्लीमेंट्स भी पेशेंट्स को देते हैं। बायोटिन के, जिंक के सप्लीमेंट्स हम देते हैं। आयरन की अगर डिफिशियंसी है हम उसके सप्लीमेंट्स देते हैं। अगर पेशेंट में थायराइड की समस्या है तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर कुछ प्रोसीजर्स होती हैं जो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, जिसमें से पहली होती है मीज़ोथेरेपी। मीज़ोथेरेपी में हम बोटैनिकल स्टेम सेल्स जो होती हैं, बायोमिमिकिंग पेप्टाइड्स होते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसमें वाइटामिन्स होते हैं, उसके सॉल्यूशंस आपके सिर में इंजेक्ट करते हैं। इसकी मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं और उसके बाद धीरे धीरे इन ग्रोथ फैक्टर्स और पेप्टाइड्स के कारण आपकी रूट्स की तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, आपकी रूट्स हेल्दी होती हैं और उनमें वापस से हेयर आने शुरू हो जाते हैं। जिन रूट्स में पॉसिबिलिटी बची हुई होती है अभी, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा मिनिएचराइज नहीं हो जाती हैं, वो वापस से ग्रो करने शुरू कर देते हैं। तो मीज़ोथेरेपी जो है उसमें मल्टीपल सेटिंग्स लगती हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट भी कुछ समय के लिए होगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर दोबारा से आपकी वो प्रोसेस जो है वो हिट करती है, जो आपकी जेनेटिक है। दूसरा है PRP। PRP से भी हम कुछ समय के लिए आपके इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके, और उस सॉल्यूशन को हम आपके सिर में इंजेक्ट करते हैं। इसकी भी हम मल्टीपल सेटिंग्स करते हैं पेशेंट में, और इससे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रोसेस पोस्टपोन हो जाती है। इसके अलावा होता है लो लेवल लाइट थेरेपी, जिसमें
हेयर कोम, लेज़र कोम या लेज़र हेलमेट की फॉर्म में हम पेशेंट को लेज़र लाइट देते हैं। 630 टू 670 नैनोमीटर की जो लाइट होती है डायोड, वो आपके सिर की जड़ों की तरफ ब्लड की सप्लाई को दोबारा से थोड़ा सा बढ़ाती है। इसकी भी मल्टीपल सेटिंग्स लगती हैं। वीकली 2 से 3 सेटिंग्स होती हैं, जो हर बार करीब 20 मिनट की सेटिंग होती है, और ऐसा कम से कम 1 से 1.5 साल हमें पेशेंट को देना होता है। इससे भी पेशेंट में रिजल्ट्स दिखाई देने शुरू होते हैं और ये प्रोसेस पोस्टपोन हो जाती है। लेकिन अगर आप में हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, या आपको लगता है कि आप इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, तो इसमें एक ही चीज़ होती है और वो है हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी। हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी में हम आपके पीछे वाले हिस्से में, जो एक्चुअली डीएसटी अफेक्टेड हिस्सा नहीं होता है, वहाँ से या फिर आपके शरीर के दूसरे हिस्सों से, जैसे आपके दाढ़ी वाले हिस्से से, आपके चेस्ट वाले हिस्से से या आपके ग्रोइन वाले हिस्से से, हम बाल फॉलिकल्स उठाते हैं। बालों की जड़ों का पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉलिकल जो है वो उठाते हैं और उसको इस हिस्से में लगा देते हैं। इन जड़ों में डीएसटी रिसेप्टर नहीं होता, इसलिए ये गंजेपन की प्रोसेस में भाग नहीं लेते। और ये जो बाल हम लगाते हैं, ये बाल नॉर्मली बढ़ते हैं। नॉर्मली एक एज के साथ सफ़ेद भी होते हैं, उन्हें कटवाना भी होता है, उन्हें आगे जाके शायद आपको कलर भी करना होगा। तो ये बिल्कुल आपके नॉर्मल बाल होते हैं। लेकिन क्योंकि ये इस हार्मोनल चेंज से अफेक्ट नहीं होते, जेनेटिक्स से अफेक्ट नहीं होते, इसीलिए ये इस हिस्से को खाली नहीं होने देते। और आपका हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, वो गंजेपन के कारण खाली होने वाला जो था, वो खाली नहीं होता और इस जगह पे आपको बाल दिखाई देते हैं। सो दैट इज़ वन श्योर शॉट ट्रीटमेंट, जो बहुत सेफ सर्जरी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के साथ सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि गंजेपन की प्रोसेस जो है ये इनएविटेबल है, ये आगे आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। हम सिर्फ इसे स्लो डाउन कर सकते हैं, हम सिर्फ इसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, और उसके बाद फिर जो मैंने आपको ट्रीटमेंट्स बताए हैं, जो मैंने आपको दवाएं बताई हैं, उनके रेगुलर यूज़ से अगर आप चाहें तो इसे पोस्टपोन कीजिए, और अगर आप चाहें तो हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के साथ आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म भी कर सकते हैं। आप इस हिस्से को पूरा खाली होने से बचा भी सकते हैं। धन्यवाद।